जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आगे चलते हैं। कल हमने गौरी के दास देख लिए थे, तो आगे चलते हैं। अब बख्तियार खिलजी ने कुछ नष्ट किए थे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुकी हैं, तो एक बार पढ़ना ज़रूरी है। जो बख्तियार खिलजी थे वो कौन थे, आप सभी को पता होगा। मैंने कल बताया था कि बख्तियार खिलजी थे वो कौन थे, गौरी के दास थे। इन्होंने सबसे पहले जो डिस्ट्रॉय करा था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। कहाँ पे पड़ता है, बिहार में है। और ये विद्यालय के नाम से आप सोचेंगे कि एक स्कूल है, लेकिन नहीं, ये एक लाइब्रेरी है। इसे धर्म कुंज यानी कि धर्म के नाम पे बनी हुई थी ये लाइब्रेरी। ठीक है। दूसरा इन्होंने डिस्ट्रॉय करा था वो था विश्वकर्माशील विश्वविद्यालय, और तीसरा था आनंदपुर का विश्वविद्यालय, आनंदपुर विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में ऐबक का। अब आप सभी को पता है कि ऐबक कौन है। ऐबक भी एक दास ही है, वो भी मोहम्मद गौरी का दास था, और ये भी दास, ये गौरी का ये भी दास ही था। लेकिन ये पहले सेनापति था किसका, गौरी का, और बाद में ऐबक का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब तक हमने अरब और तुर्क दोनों पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आता है दिल्ली सल्तनत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, तो आप ध्यान से नोट्स बनाते चलना साथ में और पढ़ते रहना। दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंश हुए, जिसे पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद, और पांचवा है लोधी। इनके टाइम पीरियड मेंशन है। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, और लोधी वंश है 1451 से लेकर 1526 तक। मैं एसएससी की तरफ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सबसे कम कार्यकाल वाला वर्ष कौन सा है, तो वो है खिलजी वंश, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाला वंश कौन सा है, तो वो है तुगलक वंश। ठीक है, आज हमें पढ़ना है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश स्टार्ट करने से पहले आप इन सभी को नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेट्स याद करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ही इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग ट्रिक्स याद करते हैं, GKTSL। तो आप होशियार बच्चे, मैं मानता हूँ कि ट्रिक्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें, अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास दें। इस वजह से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और इनकी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ, सबसे कम कार्यकाल खिलजी वंश का, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तुगलक वंश का। अब चलते हैं हम गुलाम वंश की ओर। गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 तक। मैं पीछे भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के अन्य नाम देख लेते हैं। एक सबसे पहला अन्य नाम है दास वंश। दास इसलिए जाता है क्योंकि इसमें सभी जो 11 के 11 शासक हैं वो दास के दास ही हैं, मतलब 11 जो राजा थे वो सारे दास थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया दास वंश। एलवरी वंश क्यों पड़ता है, ये ऐबक एलवरी जाति से था। अब ऐबक कौन था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, आप सभी को पता होगा, ये मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए इसको दास वंश बोलते हैं। एलवरी वंश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐबक जो था वो एलवरी जाति से था। और ममुलक वंश। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से सुनते रहें और नोट करते रहें अपनी नोट्स में। 11 शासक रहे कुछ गुलाम वंश में, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1206 से लेकर 1210 तक। अब 1206 कैसे याद करेंगे इस टाइम पीरियड को, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गुलाम वंश को टाइम पीरियड याद करना है कि 1206 से लेकर 1290 तक। अब 1206 से लेकर 1210 तक किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब 1206 इसलिए है क्योंकि यही इसका स्थापक है, तो सबसे पहले जो स्थापना करेगा वंश की, उसी का टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। गुलाम वंश का स्थापक मैं बता चुका हूँ आपको, और सैन्य राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी, और राजधानी इसकी लाहौर थी। आप सभी को एक बात याद रखनी है कि अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक तक राजधानी लाहौर थी। लाहौर थी। जब राजधानी चेंज होगी तो मैं बताऊंगा कि लाहौर राजधानी आपकी कहाँ चेंज हुई है। ठीक है, गौरी का गुलाम था, ये चीज़ आपको पता होगी, काफ़ी मैंने अच्छे से बताई है पिछली क्लासों में। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी। ये 2 उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तक 10 से 12 बार इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है। मलिक
और सिपलसरा। ठीक है, दो उपाधि कौन कौन सी है, एक तो मलिक है, एक सिपलसरा है। ठीक है, दोनों प्रदान की किसने की थी, मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी कौन था, ऐबक का दास था। ऐबक की फोटो देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। ऐबक गौरी का दामाद भी बना। अब आपको पता है भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई ऊंचाइयों को छू रहा होता है तो हम चाहते हैं कि उसे अपने परिवार में शामिल कर लें। अगर आपके आसपास जानने वाले लोग हैं तो आप सोचते हैं कि इसे हमें परिवार में शामिल कर लेना चाहिए। उसी तरह से गौरी को देखा कि ऐबक बहुत कर्मशील व्यक्ति है, इस वजह से उसे दामाद भी बनाया गौरी ने। गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखुर पद दिया। स्टार्टिंग में पद दिया अमीर आखुर और बाद में पद दिया मलिक और सिपलसरा। ठीक है, अब अमीर आखुर क्या होता है, पहले क्या होते थे, घोड़ों के जो बोलते हैं तबेला, घोड़ों के जो बोलते हैं स्टेबल इंग्लिश में, तो वो हुआ करते थे। तो उसका एक पद होता था अमीर आखुर, मतलब वहाँ सारे घोड़ों के राजा के टाइप में वो पद डिसाइड किया जाता था, तो उसी पद को बोलते थे अमीर आखुर। उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट पद था और काफ़ी राजाओं को मिला था। ये आगे बताऊंगा मैं किस किस को मिला था। लाहौर में मृत्यु हुई पोलो खेलते हुए। किसकी मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो, आप सोचेंगे पोलो क्या होता है, पोलो घोड़ों पे बैठ के और रॉड से खेलते हैं, डंडे से बॉल को हिट करते हैं घोड़ों पे बैठ के। लाहौर में मृत्यु हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई मृत्यु, लाहौर में। ऐबक के अन्य नाम देख लेते हैं, पील बख्श, लाख बख्श, हतीम द्वितीय और कुरान खां। इसने लाखों को दान करा इसलिए लाख बख्श बोला। हमीद द्वितीय इसकी प्रशंसता को देखते हुए पढ़ा। और कुरान खां इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पहला शासक था जिसको पूरी कुरान याद थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐबक ने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और ना ही प्रशंसा खुतबा प्रश्न पढ़वाया। तो होता क्या था, पहले राजा अपनी राजनीति में आते ही अपने नाम के सिक्के चलवाते थे कि अपनी पहचान छोड़ने के लिए, और अपने प्रशंसा का पद पढ़वाते थे जिसे हम खुतबा बोलते हैं मुस्लिम में। तो वो ऐबक ने नहीं किया। ऐबक ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उसने ना ही तो सिक्के चलवाए और ना ही प्रशंसा पत्र पढ़वाया। अब आगे चलते हैं। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक किसका शिष्य था, बख्तियार काकी का। और बख्तियार काकी किसका शिष्य था, मोहिउद्दीन चिश्ती का। अब आप सभी को पता होगा मोहिउद्दीन चिश्ती कौन है, ये सूफीवाद थे जो तराइन के द्वितीय युद्ध में आए थे। और तराइन का द्वितीय कब युद्ध हुआ था, 1192 में। आपको ये डेट्स सारी याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस वजह से। अब ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य पहला देखते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है, दिल्ली की नॉर्थ की पहली मस्जिद। दिल्ली कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ की पहली मस्जिद है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मस्जिद है। आपसे पूछ सकती है एसएससी की नॉर्थ की पहली मस्जिद कौन सी है, तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया इन्होंने जो अजमेर में है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया, कब कराया था, 1199 में, 1199 में। इसका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनवाया इन्होंने, बाकी अन्य राजाओं ने बनवाया, वो मैं आगे बताऊंगा। हाइट थी कुतुब मीनार की 72.5 मीटर है, ये याद होना चाहिए। और 1993 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। एक विश्व विरासत सूची होती है जो यूनेस्को की तरफ से, जो इम्पोर्टेंट हैं काम्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको शामिल करते हैं। उसी में कुतुब मीनार है। कब हुआ, 1993 में। और कुतुब मीनार की स्थापना कब करी थी, 1199 में, यानी कि 1199 में। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, चेरामन जुमा मस्जिद, जो कहाँ पे पड़ती है, केरल में। अगर आपसे पूछे कि भारत की नॉर्थ की पहली मस्जिद तो कौन सी है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो चेरामन जुमा, जो कहाँ पड़ती है, केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, गुंबद और मेहराब कला। ये दो कला कौन कौन सी हैं, देखिए ये मस्जिद है, ये आप ये देख रहे हैं, ये राउंड वाला फिगर, ये इस टाइप में राउंड जो है, इसको बोलते थे हम गुंबद। और जो मेहराब है, मेहराब यानी त्रिकोण टाइप में,
वही ये वाला, ये जो चीज़ है इसी को हम मेहराब बोलते हैं। इसी का जनक किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आज से पहले ये नहीं हुआ करते थे। ये चीज़ें आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये जो राउंड शेप में है ना, ये चीज़ है, ये इस चीज़ का जनक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसको क्या बोलते हैं? इस राउंड शेप को हम बोलते हैं गुंबद, और इस त्रिकोण वाले शेप को बोलते हैं हम मेहराब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का समय समाप्त हो जाता है। मैंने बता दी कुतुबुद्दीन की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन का टाइम हो जाता है खत्म। वो कब हो जाता है? 1210 में। 1206 से लेके 1210 में खत्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे आराम शाह। 1210 से लेकर 1211 तक सिर्फ 8 महीने का शासनकाल था इनका। और ये कौन था? ऐबक का ही बेटा। ये मतलब ऐबक इतना कर्मशील राजा था, लेकिन उसका बेटा ना के बराबर कर्मशील था। इसे सिर्फ अपने शौक मौज पूरे करने थे, इसलिए 8 महीने तक गद्दी पर रुका। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी जगह ले ली। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी इतने महान क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर उनकी 20% भी बरोबरी नहीं कर पाता। इसी तरह से ऐबक की बरोबरी उसका बेटा आराम शाह नहीं कर सकता। ये सिर्फ 8 महीने तक ही अब गद्दी पर रहा था, और उसकी जगह किसने ले ली? इल्तुतमिश ने। हमने अभी तक 2 राजा पढ़ लिए हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है आराम शाह, जो कौन था? उसी का बेटा था। अब हमें पढ़ना है तीसरा राजा, जो है इल्तुतमिश। अब गुलाम वंश में टोटल कितने राजा हैं? 11। तो उन 11 को पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। 2011 से लेकर 1236 तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का राज्य रहा था। ऐबक का गुलाम था ये, और इस गुलाम का गुलाम कहा जाता है, यानी कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर आपसे एसएससी पूछे या फिर अदर एग्जाम पूछे कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसकी पहली उपाधि हम देखते हैं अमीर अल उमर। इसकी पहली उपाधि है अमीर उल अल अमर। पिता का नाम देखते हैं इलम खां, और इसने राजधानी दिल्ली बनाई। अब तक के जितने राजा थे उनकी राजधानी लाहौर थी, और इसके बाद यानी कि इल्तुतमिश के बाद, यानी इल्तुतमिश के समय से ही राजधानी कहाँ आ गई? दिल्ली में। अभी भी आपको पता होगा भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो वास्तविक में जो दिल्ली का संस्थापक है सल्तनत काल का, उसे इल्तुतमिश ही माना जाता है। नीचे लिखा हुआ भी है, इल्तुतमिश को ही दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक स्थापक कहा जाता है। यानी कि अब से पहले दिल्ली जो राजधानी थी वो अलग अलग जगह थी, कहीं लाहौर थी, कहीं आगरा थी, लेकिन अब से यानी कि इल्तुतमिश के समय से राजधानी परमानेंट दिल्ली हो जाती है। तो आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जो हमारे सैनिक दल था उनको पैसे की जगह कुछ जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, इस वजह से उसको एकता प्रथा बोलते हैं। और तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का गठन किया। अब आपको पता है दिल्ली की कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी उस समय, मतलब दिल्ली एक सेंट्रल पड़ जाता था हर जगह से। तो उस समय इसने 40 सरदारों का गठन करा कि 10 सरदार इस गठन को संभालेंगे, 5 सरदार इस गठन को संभालेंगे, बचे हुए उस गठन को संभालेंगे। इस वजह से इन्होंने 40 सरदारों का गठन करा, और 40 सरदार के गठन को नाम दिया तुर्क ए चहलगानी। आगे चलते हैं। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आप सभी को पता होगी जहांगीर ने भी जंजीर बनवाई थी न्याय की, ठीक है, जहांगीर ने। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, घंटा और जंजीर। ये किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने, और ये जहांगीर ने। इल्तुतमिश के समय का इतिहास लेखक बर्नी ने दिया है। किस बुक में? फिरोजशाही काफी प्रचलित बुक है लेखक बर्नी द्वारा। इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट लेखक माने जाते हैं लेखक बर्नी। इन्होंने काफी सटीक और बिल्कुल सही जानकारी दी अपनी किताबों में। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना।
अब आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े नेता जो थे, सुल्तान मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ऐबक, उन सब ने अभी तक खलीफा से खिलियत यानी कि सबसे ऊंचा पद प्राप्त नहीं करा जो इल्तुतमिश ने प्राप्त करा। एक सम्मान वाला जो पद होता है, जैसे अपना भारत रत्न जो पद है, अपने भारत का सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है, भारत रत्न। उसी तरह से खलीफा से जो खलीफा है उनका इनका एक पद होता है खलियत, वो सबसे ऊंचा पद माना जाता है। वो अब तक किसने हासिल किया है, इल्तुतमिश ने। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1215 एडी में, दलदोज और इल्तुतमिश के बीच में। आप सभी को पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1192। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी, एक चीज रिवाइज करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, मैं आगे चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बना देता हूँ कि जो अपना ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के चारों दास लड़ रहे थे। आपने देख चीज नोट करी होगी, गलजोर भी किसका दास था, ऐबक का ही। और और क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपस में क्यों लड़ रहे थे, मतलब उनको सबको अपनी अपनी विरासत दे दी, लेकिन ये फिर भी लड़ रहे थे। वो यह था कि गौरी के जो चार दास थे ना, वो ऐबक, कुवाचा और बख्तियार खिलजी थे। और बख्तियार खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है, मैंने बताया था 1206 में। और दलदोज, ये चार इनके हैं दास, किसके हैं, मोहम्मद गौरी के। अब होता है कि बख्तियार खिलजी मर जाता है 1206 में, और बचते हैं तीन, ऐबक, कुवाचा और दलदोज। तो दलदोज ने युद्ध किया इल्तुतमिश के ऊपर, जिसमें ये हार गया और मारा गया। दलदोज ने किसको युद्ध करा, इल्तुतमिश के ऊपर। कब, वो था तराइन का तृतीय युद्ध, जिसमें दलदोज मारा जाता है। ठीक है, दलदोज मारा गया। फिर कुवाचा ने सोचा कि उसे लाहौर पर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भाई दलदोज कहाँ गया है, दिल्ली लड़ने इल्तुतमिश से। तो अभी लाहौर की जगह खाली है। भाई अगर कोई राजा अगर लड़ने जाएगा किसी दूसरे राजा से, तो वो अपना स्थान तो छोड़ के जाएगा, और अपने स्थान पर किसी राजा को अपॉइंट नहीं करते थे उस समय। और पूरी सेना लेके जानी पड़ती थी, तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी बहुत सेना रक्षक के लिए छोड़ने जाते थे बस, बाकी पूरी सेना वहीं लेके चल जाते थे। तो हुआ ये कि दलदोज तो मारा गया। फिर कुवाचा ने आक्रमण कर दिया लाहौर पर, और वहां से वह डर के भाग गया। अब पूरा शासन इल्तुतमिश के पास था। अब किसके पास था पूरा शासन, इल्तुतमिश के पास। यानी कि जो मेन जो लड़ाई की जड़ थी वो थी क्या, दिल्ली। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली ऐबक को मिली, लाहौर और दिल्ली। मतलब मोहम्मद गौरी का सबसे गलत काम था कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली देना। उसकी तरफ से ये सही कारण था, लेकिन इन तीनों की तरफ से ये काम गलत था। ये चाह रहे थे कि दिल्ली हमें मिले, और ये भी चाह रहे थे कि दिल्ली हमें मिले। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि गौरी का दामाद भी कौन बना, ऐबक। उसको पता था कि कर्मशील जो व्यक्ति है वो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक वचन भी लिया जाता है, जो लेखक बरनी बताते हैं अपनी किताब में, कि उन्होंने कहा था गौरी से कि मैं मेरे तीनों साथियों को, यानी कि दलदोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी को अपने साथ लेके चलूंगा, मैं उन पर कभी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है, दलदोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी इस वचन को भूल जाते हैं, और वो उल्टा ऐबक को पर आक्रमण करते हैं। किसको, दिल्ली पाने के लिए। सिर्फ दिल्ली के लिए युद्ध होता है। आज भी देखेंगे नेताओं में भी लड़ाई चलती रहती है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ दिल्ली चाहिए। तो दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है शुरू से ही, और जिसके पास दिल्ली है, आप सभी को पता होगा दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आराम शाह से पहले एक चीज़ पढ़ लेना आप, कि ऐबक का जो दरबारी कवि था ना, वो हसन निजाम, जिसकी पुस्तक है ताजुल मासिर और फ़क़े मुद्दीन।
ये दो इंपॉर्टेंट कवि हैं ऐबक के, और ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उस युद्ध के बाद पूरा राज किसके पास होता है? इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश ने मुद्रा चलवा देता है दो, कौन कौन सी? जीतल और टांका। जो जीतल थी वो तांबे की थी और टांका थी वो चांदी की। ठीक है। इल्तुतमिश के समय 1221 में मांगलों का आक्रमण होता है, जिसका नेतृत्व चंगेज खां करता है। मतलब जो बाहर से आते हैं ना, उनको उस समय मांगलो बोला जाता है, और उसका नेतृत्व कौन करता है? चंगेज खां। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। मतलब मकबरा की जो स्थापना होती है ना, कि गड्ढा खोद के कब्र में लगा के, उसी को इल्तुतमिश ने बनवाया सबसे पहले। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने दिल्ली में बनवाया। क्यों बनवाया? इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काफ़ी। आगे चलते हैं। टकसाल मिंट जिसे बोलते हैं, का नाम के सिक्के पर लिखवाया है। जो सिक्का होता था उस समय, उस पर टकसाल नाम का मिंट लिखवाया। आगे चलते हैं। आतरिकीन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मुमराज उस इसराज की पुस्तक है तबकात ए नासिर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक, आप मान लीजिए एसएससी बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है और आने वाले समय में भी पूछेगी। अभी CHSL आने वाला है, फेज 12 चल रहा है, CPO आने वाला है, उसमें CGL आने वाला है, उसमें एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लिख के ले लो। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, इल्तुतमिश खुद ने बनवाया। अब आप सोचोगे कि खुद का मकबरा खुद कैसे बनवा सकता है कोई? जैसे कि आप सभी को पता होगा, किसी की इच्छा होती है कि भाई मुझे यहाँ दफन किया जाए या कि यहाँ पे मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, उसी प्रकार से इल्तुतमिश मरने से पहले अपना मकबरा खुद खुदवा के चलेगा कि हाँ मुझे इस मकबरा में दफनाया जाए। इसकी 1236 में मृत्यु हो जाती है, आप सभी को पता होगा। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार है, ये गलत हो गया है। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने अभी तक 3 राजा पढ़ लिए, कल से हमें पढ़ना है रुकनुद्दीन फिरोज। काफ़ी अब छोटे छोटे राजा हैं। गुलाम वंश में एक सबसे इंपॉर्टेंट था वो इल्तुतमिश ही था, जो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। एक बलबन आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।